बटुक ब्राह्मणों का स्वागत करते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बटुक ब्राह्मणों को सम्मान देते उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सियासत को समझाने के लिए काफी है। ब्रजेश पाठक ने 2 दिन पहले कहा था कि चोटी पकड़कर बटुक ब्राह्मणों के साथ कुछ भी अगर किया जाता है या किया गया है तो महापाप लगे। ये बयान भी बहुत अहमियत रखता है। दरअसल शंकराचार्य विवाद के बाद बीजेपी के अंदर में 3 बड़े नेता, मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, तीनों की लाइन अलग अलग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां शंकराचार्य पर हुई कार्रवाई को सही मानते हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जिनका नाम है शंकराचार्य हैं, उन पर हुई कार्रवाई को सही मानते हैं और इसके पक्ष में प्रशासन के साथ खड़े नजर आते हैं। वहीं इस घटना के तुरंत बाद जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, वो स्पष्ट रूप से ये बात कह देते हैं कि मैं अपील करता हूं भगवान शंकराचार्य से या आदरणीय शंकराचार्य से कि वो स्नान करें और इस विवाद को खत्म करें। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। वो बार बार उनसे अपील करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रशासन की कार्रवाई को सही मानते हुए ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। तीखी बयानबाजी होती है शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में। इस बीच योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कहते हैं कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। वो यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं सपा वाले जो मानते हैं मानते रहें। वो बताते हैं कि उस दिन जो कुछ हुआ है वहां माघ मेले के दौरान प्रयागराज में, दिन था, तारीख थी 18 जनवरी 2026। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एग्जिट वाले रास्ते की तरफ से वो जाना चाह रहे थे और भगदड़ मच सकती थी। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है। यानी योगी आदित्यनाथ प्रशासन को बैक कर रहे हैं और कार्रवाई को पूरी तरह से सही बता रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान पर भले सदन में मेज थपथपाई जा रही हो, लेकिन उनके दोनों डिप्टी सीएम क्या उनके इस बयान से सहमत हैं? जवाब है बिना ना नुकुर के नहीं। अगर वो सहमत होते तो बार बार केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से शंकराचार्य को अपना अनशन तोड़ करके स्नान करने की अपील नहीं की जाती। अगर सहमत होते तो कार्रवाई के बाद जो बटुक ब्राह्मण हैं उनके पक्ष में जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, वो बयान नहीं देते। दरअसल 18 जनवरी को जो हुआ था, शंकराचार्य स्नान के लिए जा रहे थे, उनकी बग्घी को नहीं जाने दिया गया और इस बीच में शंकराचार्य के जो कुछ भक्त थे, साथ में उनके जो साथ में जो लोग रहते हैं, उसमें कहा जा रहा है बटुक ब्राह्मण भी थे और उनके और प्रशासन के बीच में झड़प हो गई। कहा गया कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसमें बटुक ब्राह्मण भी शामिल हैं। यहां तक कहा गया कि उनकी चोटी पकड़ करके खींची गई। हालांकि प्रशासन ने ऐसा नहीं माना और उसके बाद में शंकराचार्य जो है वो अनशन पर बैठ गए, बाद में वो वापस चले गए। लेकिन इस दौरान विवाद बहुत बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद योगी आदित्यनाथ काफी हद तक अकेले नजर आ रहे हैं और स्पष्ट रूप से जो केशव प्रसाद मौर्य हैं या फिर ब्रजेश पाठक हैं, वो लगातार
अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, खासकर ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम में थे, चैनल है निजी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत, उसके चैनल पे एक कार्यक्रम में थे। वरिष्ठ पत्रकार जो हैं सुमित अवस्थी उनके सामने थे, मैंने उनके साथ बहुत साल काम किया है और वो वहाँ पर अभी नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत में है। उन्होंने एक सवाल किया, क्या 2 बड़े नेताओं के बारे में जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक पार्टी में रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस पर जो ब्रजेश पाठक हैं वो भड़क गए। ब्रजेश पाठक ने कहा, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। और उन्होंने कहा कि आपको रिसर्च सही करने की जरूरत है। ये स्पष्ट इशारा क्या है? ये भी कह दिया कि जो 2nd नंबर वाले की बात आप कर, यानी अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। यही वजह है कि लखनऊ में संघ प्रमुख हैं और उनसे मुलाकात करने योगी आदित्यनाथ अकेले जाते हैं और डिप्टी सीएम अकेले जाते हैं, सब साथ में नहीं जाते हैं। आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को फॉलो करते होंगे तो आप देखेंगे कि दोनों डिप्टी सीएम, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों चाहे ब्रजेश पाठक हों, प्रधानमंत्री के ट्वीट्स को वो बार बार रिट्वीट करते हैं, अमित शाह के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, बीजेपी के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ट्वीट्स को बहुत कम, मेरी नज़र तो नहीं पड़ी है, हो सकता है कहीं पड़ जाए तो आप बोले आप झूठ बोल रहे हैं, तो हो सकता है कम करते हों, इतना कम करते हैं कि वो नज़र नहीं आता है उसे रिट्वीट करने पर। तो आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है बीजेपी में? ये पावर गेम क्यों शुरू हुआ है बीजेपी में? इसके लिए 2017 में जाना पड़ेगा, उस चुनाव को देखना पड़ेगा। 2017 का विधानसभा चुनाव अगर आप देखें तो उस चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और आसपास के इलाके में भले बड़ा नाम रहे हों, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी बीजेपी की राजनीति में कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। उस चुनाव में जिस नेता ने सबसे अहम भूमिका निभाई उनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल 2017 में बीजेपी की जीत को जब मैं एनालाइज करने बैठा था तो मैंने एक चीज देखी कि केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत ही सूझबूझ तरीके से कई ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल किया जो दूसरे दलों में थे और 2012 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। वो दूसरे नंबर पर थे या तीसरे नंबर पर थे, वो कांग्रेस से थे, वो सपा से थे, वो बसपा से थे। उन्हें वो पार्टी में लेकर आते हैं और उसके बाद उन नेताओं को 2017 में टिकट दी जाती है और वो नेता जीत जाते हैं। इन सीटों पर बीजेपी 2012 में बहुत पीछे थी, लेकिन 2017 में इन सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती है। उसके बाद बहुत सारे नाम चले, मनोज सिन्हा से लेकर तमाम नाम, लेकिन अंत में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ की यूएसपी कानून व्यवस्था है, इस पर वो सख्त माने जाते हैं। 2022 तक उन्हें कोई बहुत चुनौती नहीं मिली, लेकिन 2022 के बाद स्थितियां बदलने लगी। चुनाव हुआ और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। हिंदुत्ववादी नेता की उनकी छवि और ज्यादा मजबूत हो रही थी, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में रहते हुए बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसकी सीटें बहुत ज्यादा घट गई और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बन गई। अब इसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है और योगी भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा, जिसकी संभावना बहुत हद तक दिखती है। लेकिन क्या 2027 में अगर बीजेपी जीतती है तो योगी को ही कमान मिलेगी? इसकी संभावना पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। बावजूद इतना स्पष्ट है कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है और वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की जो लड़ाई की बात आई उत्तर प्रदेश में, विधायकों ने अलग अलग बैठकें कर ली, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। अब योगी आदित्यनाथ के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि पिछड़े और दलित जो विधायक हैं उनको साथ जोड़े रखना, और उसके साथ साथ यूजीसी के नियमों के बाद, जो यूजीसी का नियम आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक है, उसके बाद सवर्ण तबके में भी बहुत नाराजगी है, उनके वोट को बीजेपी की तरफ ले आना। और इसके साथ साथ
उन विवादों पर योगी का क्या रुख होगा, जिस विवाद में वो अकेले पड़ते दिख रहे हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये विवाद ही है कि योगी आदित्यनाथ का जो स्टैंड है और बाकी डिप्टी सीएम का जो स्टैंड है वो अलग अलग नजर आता है और स्पष्ट रूप से ये दिखता है। तो आसान नहीं है योगी की राह आगे सियासत में और उत्तर प्रदेश में, और लोकप्रियता को अपनी बरकरार रखना उनके पास बहुत बड़ी चुनौती होगी और सबको साथ लेकर चलना उससे ज्यादा बड़ी चुनौती। तो यूपी पर नजर रहेगी, और चूंकि चुनाव है अगले साल में तो जाहिर सी बात है और ज्यादा नजर रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी, बिहार से जुड़ी, बंगाल से जुड़ी और देश से जुड़ी जो बड़ी खबर है उस पर हम लोग बड़े बेबाक तरीके से बात करते हैं। नमस्कार।